नाउ लेट अस डिस्कस कूलिंग कर्व फॉर अलॉयज। अगर हमने इसमें कुछ जैसे कॉपर था उसमें कुछ निकल डाल दिया, या फिर आयरन है उसमें हमने थोड़ा कार्बन डाल दिया, तब क्या कूलिंग कर्व बनेगा? सो वन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि उस केस में जो पहले जैसे हमारा स्लांटिंग लाइन थी वो सेम रही। अब जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन थी वो थोड़ी स्लांटिंग हो चुकी है, वो क्या होगी? स्लांटिंग हो गई है। और अगेन देन सॉलिड फेस जो कि स्लांटिंग रही। सिर्फ चेंज कहाँ रहा है? जो फेज चेंज प्रोसेस है। जैसे देखो इससे ऊपर क्या है? लिक्विड, और इससे नीचे देखा क्या है? इस पॉइंट के नीचे क्या है? सॉलिड। इस पॉइंट के ऊपर क्या है? लिक्विड। तो बीच का जो ये पोर्शन है लिक्विड प्लस सॉलिड वाला, अब ये आइसोथर्मल नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है। ओके, इट इज ऑल्सो रिटन हेयर दैट फेज चेंज स्टार्ट टेम्परेचर, ओके, and phase change temperature, finish temperature. Okay, so for alloy, cooling curve of pure metal and cooling curve of alloy differs at only one point during phase change point. ये आपका फेज चेंज पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा? आइसोथर्मल टेम्परेचर रहेगा, ये सीधी लाइन ही रहेगी। ओके, जैसे देखो ऊपर आपकी क्या थी? सीधी लाइन थी। यहाँ पर फेज चेंज यहाँ पर हो रहा था प्योर मेटल की, ये भी देखो सीधी है, यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर सीधी है, देखो यहाँ सीधी है। ओके, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो अलॉय के रहेगा वो स्लैंटिंग लाइन रहेगी। ओके, बिकॉज इसमें अलॉय है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इसमें ऐड होगी, उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट का इफेक्ट रहेगा, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट रहेगा। ओके, सो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, वी जस्ट हैव टू हैव sufficient knowledge of these cooling curves. Okay, so you have to remember this concept for cooling curve of alloys. Okay, so one good example here is uh, we can have more understanding from this diagram. Okay, यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम है जिसमें देखो एक तरफ आपका टेम्परेचर है, एक तरफ टाइम है। ओके, सो यहाँ पर एक नंबर ऑफ डायग्राम्स हैं, नंबर ऑफ कर्व्स हैं। जैसे दिस वन कर्व ए, देन अनदर कर्व बी, सी, डी, ई, एफ। ओके, अब यहाँ पर जो पहला कर्व है ये एक प्योर मेटल के लिए है। देखो, लेट्स कंसिडर दिस, वी हैव टू कंपोनेंट्स, वो ए एंड बी। ये किसका कॉम्पोजिट? ये हमारा एक, अब यहाँ पर क्या 100% क्या है? ए, और बी क्या है? हमारा 0। तो मतलब यहाँ पर जो हमें मटेरियल मिला है ये हमारा प्योर है। तो फेज चेंज देखो प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा? यहाँ हमारा जो फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, सीधा ही रह रही है आपकी लाइन। ओके, लिक्विड फेज, लिक्विड प्लस सॉलिड, देन सॉलिड फेज। ओके, बट नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? अभी 80% ए रह गया और 20% बी रह गया है। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ से ले, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक लिक्विड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सॉलिड, यहाँ से लेके नीचे क्या रहेगा? सिर्फ सॉलिड। बट ये अब क्योंकि अलॉय है, अब ये सीधी लाइन ही रहेगी, ये थोड़ी स्लांटिंग हो जाएगी। स्लांटिंग क्यों हुई? नीचे को क्यों रहा? क्योंकि यहाँ हमने एज्यूम क्या है, जो बी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, जिसे हम बिल्कुल ये कंसिडर करते हैं। देखो, लेट्स कंसिडर दिस लाइन। ओके, अब यहाँ पर 0 पर ए क्या है? 0 है, बी कितना है? 100% है। तो ये भी अगेन क्या रहेगा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड, और ये जो फेज चेंज हुआ है यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड और अगेन सॉलिड। हमने यहाँ क्या अगेन यहाँ पर क्या है? देखो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, यहाँ भी सीधी है, यहाँ भी सीधी, क्योंकि ये प्योर है, ये प्योर ए है, ये प्योर बी है। ओके, तो यहाँ एज्यूम क्या किया हमने कि बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है नीचे कम है और ए का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए लाइन जो आपकी बन रही है नीचे को बनेगी, डाउनवर्ड। ओके, अब बीच के जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? इनके अलॉय की पोजीशन बता रहे हैं कि कॉम्पोजिशन हमारी क्या हो रही है। देखो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट हमारी बढ़ रही है। पहले 0 था, फिर 20, 40, 60, 80 एंड 100। 20 में क्या है? स्लांटिंग है। 40 में क्या है? और स्लांटिंग हो जाएगा। 60 में स्लांटिंग आ गया, और डाउन भी रहेगा। डाउन मतलब थोड़ा नीचे को लाइन आ जाएगी, बिकॉज बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, तो उसकी तरफ को आ जाएगा आपका। फिर अगेन 80 पे हो गया तो फिर नीचे होगा। अब जब हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इनके फेज पॉइंट्स, फेज चेंज पॉइंट्स को, देखो जैसे ये पॉइंट था, हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, फिर इस पॉइंट को यहाँ पर लाया, तो एक ऐसा कर्व बन गया आपका, ऐसा कर्व बन गया। ओके, सो ये जो डायग्राम बना हमारा, इसे हम बोलते हैं फेज डायग्राम,
ये कौन सा डायग्राम हुआ हमारा, फेज डायग्राम। वाई इट इज़ कॉल्ड फेज डायग्राम, बिकॉज इस लाइन से ऊपर क्या है हमारा, लिक्विड रहेगा। इससे ऊपर क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ लिखा भी लिक्विड। जैसे वो कहाँ से आया, देखो ये पॉइंट है, से ऊपर क्या है, लिक्विड। इस पॉइंट से ऊपर क्या है, लिक्विड। इस पॉइंट से ऊपर क्या है, लिक्विड। इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड। इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड। इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड। सो हमने क्या किया, ये पॉइंट्स कंसिडर किए और इनको ऐड, हमने रिप्रेजेंट किया एक लाइन से, तो इन पॉइंट से ऊपर क्या आ गया, लिक्विड। अच्छा, फिर क्या किया हमने, इन दोनों पॉइंट्स जो हमारा दूसरा है, इससे इन पॉइंट्स को ऐड किया हमने। जैसे टी टू हुआ, ये रेड पॉइंट हुआ, ये नेक्स्ट हुआ, ये देन हुआ। इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और दूसरी लाइन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इससे नीचे क्या है, टी टू, इस टी टू के नीचे क्या है, सॉलिड। इस रेड डॉट के नीचे क्या है, सॉलिड। इस ब्लैक के नीचे क्या है, सॉलिड। इस रेड के आगे नीचे क्या है, सॉलिड। तो मतलब इस रेड लाइन के नीचे क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके, सो मतलब कहने की बात है कि इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड। इस रेड लाइन के नीचे क्या है, सॉलिड। तो इस बीच में क्या है, बीच में है लिक्विड प्लस सॉलिड। ओके, बिकॉज ये भी कहाँ से आया, ये भी इस तरह आया। देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को कहाँ रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पर। फिर इन दोनों रेड पॉइंट्स को कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर। इन दोनों ब्लैक को कहाँ किया गया है, यहाँ पर। इन अब ये बीच वाले पोर्शन क्या है, दोनों यहाँ फेज चेंज हो रहा है। अब अलॉय के लिए था, मैंने कहा था कि थोड़ी स्लांटिंग लाइन रहेगी। तो यहाँ पर दोनों है, लिक्विड भी है सॉलिड भी है। यहाँ भी क्या है, लिक्विड भी है सॉलिड भी है। यहाँ भी क्या है, लिक्विड भी है सॉलिड भी है। सो यहाँ डायग्राम से भी हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इस काली लाइन, इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड। इस रेड लाइन के नीचे क्या है, सॉलिड। तो बीच वाला पोर्शन क्या है हमारा, लिक्विड प्लस सॉलिड। ओके, सो ये ये फेज डायग्राम, अब हमने इसे फेज डायग्राम क्यों कहा, अच्छा क्योंकि ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट फेजेस का। ओके, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फेजेस दिख रहे हैं। इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड फेज। Okay, this line is also called liquidus line, because above this line is above this black line we have liquid solution. Okay, so we have one phase here, this is liquid. Okay, and below this red line we have solid solution, or we can say solid phase. ये solid ही है यहाँ पर. Okay, so one is liquid, another one is solid. ये भी phase है, एक ये भी phase है. Okay, but between this black and red line we have one more phase, liquid plus solid. यहाँ पर बीच में क्या है, लिक्विड भी है सॉलिड भी है। अब यहाँ लिक्विड अलग फेज रहा है, सॉलिड अलग फेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड, इस पूरे जोन में जो ये बीच का जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड वाला है। यहाँ पर लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा। ब्लैक लाइन से ऊपर क्या होगा, लिक्विड ही होगा। रेड लाइन से नीचे क्या होगा, सॉलिड ही होगा। बट इन दोनों के बीच क्या होगा, लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा, क्योंकि ये जोन बीच का काम कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की, कुछ लिक्विड होगा, यहाँ कुछ सॉलिड भी होगा। ओके, सो यहाँ पर देखो कितनी फेजेस आ रहे हैं। पहले लिक्विड एक फेज था, फिर यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड है। ये भी दो फेज अलग हैं, ये एक फेज नहीं है, ये क्या है, दो फेज अलग हैं। दो इसलिए हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ दो अलग अलग है। अगर एक ही फेज होता तो वो एक ही होता, बट यहाँ दो चीज़ें हैं, एक लिक्विड है सॉलिड है। तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ दो फेज हैं आपके। अगेन नीचे क्या आ गया, सॉलिड, तो अगेन फेज आ गया। सो वी कैन समराइज हेयर दैट दिस डायग्राम इज शोइंग अस, is helping us to understand that it is showing us that it is having number of phases. Okay, this alloy of A and B is having number of phases upon cooling. कूलिंग करने के बाद या कूलिंग करते टाइम ये हमें अपने डिफरेंट फेजेस दिखा रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, फेज डायग्राम। ओके, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम का प्लॉटिंग किया था। अब यहाँ पर टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन हमने क्या किया, इन्हीं लाइंस को नीचे कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर कॉम्पोजिशन बना दी है। ओके, सो कूलिंग कर्व्स में क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर और टाइम का प्लॉटिंग रहता है, और फेज डायग्राम में हम क्या फोकस रखेंगे, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन में। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स, जिनमें कूलिंग कर्व बनते हैं और उनकी लिक्विड एस लाइन बनती है, उनकी सॉलिड एस लाइन बनती है, बीच का फेज डायग्राम बनती है। सो ये हमारा सिंपल सा था। ओके, सो लेट अस हैव सम
some view on some some actual phase diagrams. Okay, so like say we have one beautiful example here that this is this diagram. We have two diagrams here, this one A and B. Okay, first one is showing us the cooling curve of alloy, cooling curve of alloy. Okay, alloy of what? Copper and nickel. ये पहला डायग्राम में क्या शो कर रहा है? कूलिंग कर्व बता रहा है कॉपर एंड निकल का। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम इस लाइन की कंसिडर करें, देखो यहाँ पर A to B क्या है हमारा? कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये क्या हमारा प्योर मेटल का बता रहा है। ओके, अब दूसरा हमारा सबसे राइट वाला देखते हैं, ये भी अगेन क्या हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर बता रहा है, मतलब प्योर निकल है, तो यहाँ लिखा भी है प्योर निकल। सो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आएगा? कॉपर, प्योर कॉपर। एक्सट्रीम राइट में क्या आ गया? प्योर निकल। अच्छा, एक का हमने, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फेज हम बोल सकते हैं ए से ऊपर क्या रहेगा? लिक्विड। ए टू बी क्या है? लिक्विड प्लस सॉलिड। बी से नीचे सॉलिड रहेगा। वैसे ही सी से यहाँ पर क्या है? एक लाइन है सी टू डी, हमारा फेज डायग्राम। सी से ऊपर क्या है? लिक्विड। सी टू डी क्या रहेगा? लिक्विड प्लस सॉलिड। डी से नीचे सॉलिड। ओके, अब ये ऊपर निकल का ऊपर क्यों बना है, कॉपर का नीचे क्यों बना है? बिकॉज कॉपर का जो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो 1100 के आसपास रहता है, निकल का 1400 और 1500 के बीच रहता है, इसलिए हमारा ये ऊपर को गया डायग्राम। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट किया और हमारा ये फेज डायग्राम बन गया, जो कि आपका दूसरा डायग्राम है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, हमारी ये ऊपर क्या बन गया? एक लिक्विड एस लाइन बन गई है, लिक्विड एस लाइन। और वैसे ही जो नीचे वाले पॉइंट्स को बी, S1, S2, S3, D को कनेक्ट करके अब क्या बना है? S1, S2, S1 एंड इन सभी पॉइंट्स को बन के सॉलिड एस लाइन बन गया है। सो फेज डायग्राम में क्या हमारा क्या बन गया है? इट इज़ प्लॉटिंग बिटवीन टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन एंड इट इज़ शोइंग अस द डिफरेंट फेजेस, लिक्विड स्टेट, देन लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट, और नीचे हमारा सॉलिड स्टेट आ गया। सॉलिड स्टेट को इन्होंने क्या कहा गया है? इन्होंने अल्फा लिख दिया है। ओके, ऊपर वाले को लिक्विड लिख दिया एल, सो बीच का क्या बन गया? एल प्लस अल्फा, और भी कैसे? लिक्विड प्लस सॉलिड। सो यहाँ पर कितने फेज बन गया? लिक्विड इज वन फेज, लिक्विड इज अनदर फेज एंड अल्फा इज अनदर फेज, देन अगेन अल्फा फेज। ओके, सो यहाँ पर फेज डायग्राम आपका बन गया है। अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन दिस अगेन very simple diagram which shows us cooling curves and phase diagram. Okay, यहाँ पर नीचे भी लिखा है, देखो सॉलिड एस लाइन क्या होगा? बिलो दिस लाइन कॉम्पोजिशन आर सॉलिड, इसके नीचे क्या होगा? सारे कॉम्पोजिशन सॉलिड ही होंगे। लिक्विड एस लाइन में क्या होगा? इससे ऊपर क्या रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल। now we will go into the next diagram. Okay, again if we consider this diagram here, it is this diagram shows us the cooling curve of this PB and SN alloy, another alloy PB, between PB and SN alloy। composition ही आप फिक्स रखिए, देखो 30%, PB कितना है? 70%, और ये टिन कितना है? 30%। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन कही गई है। ओके, अब क्योंकि ये एक अलॉय है तो यहाँ पर देखो पहले लिक्विड था, अब लिक्विड से ये सॉलिड में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हुआ देखो अल्फा, तो ये स्लांटिंग है। स्लांटिंग क्यों? क्योंकि अलॉय है। बट फिर क्या होगा? फिर से सीधी लाइन है। सीधी लाइन इसलिए क्योंकि नीचे हमारा एक और फेज बन रहा है, बीटा। तो अब बट ये क्या है? ये अब ये फेज यहाँ पर ये इसने कांस्टेंट टेम्परेचर में किया है। रीज़न दो हैं इसमें। पहले तो ये जो कूलिंग होती है अलॉयज़ की, ये डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन पे और अलॉय पे भी डिपेंड करता है। ओके, प्योर मेटल के लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, डेट ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस इट इज़ ऑलवेज टेकन प्लेस इन आइसोथर्मल वे। ओके, आइसोथर्मली होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। बट अलॉय में ये अपने कॉम्पोजिशन, टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, और फेजेस जो बनते हैं उस दोनों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड करता है।
ओके, सो हमने ऑब्जर्वेशन ली इस तरह की अलाइ की और हमने देखा कि ये 30% जब कॉम्पोजिशन होगा तो हमारा ये इस तरह का कर्व बन जाएगा, कूलिंग कर्व। ओके, जब हमने इसका प्लॉटिंग किया टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन में, देखो कॉम्पोजिशन क्या कर रही है हमारी 20 हो रही है, 40 हो रही है, 60 हो रही है, 80 हो रही है और 100 हो रही है। ओके, सो लेफ्ट वन क्या है, लेफ्ट वन इज कूलिंग कर्व, राइट वन इज फेज डायग्राम। ओके, अब जो ये हमने बनाया है कर्व 30% बनाया, तो 30 कितना हुआ यहाँ पर इस तरह का। तो इन सभी कॉम्पोजिशन के लिए हमारा जो फाइनल में ग्राफ या फिर बोलते हैं कर्व बना फेज डायग्राम, वो इस तरह बना। यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है, ये लिक्विड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ पर, लेट्स एज्यूम दिस ए बी एंड सी, ए बी और सी, दिस ए बी सी लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड एल, और इससे नीचे क्या रहेगा, जो ये पॉइंट है, जैसे देखो ये नीचे हमारा इसमें क्या है, सॉलिड है, और जो ये बीच के पॉइंट जोन है, जैसे ये जोन है, दिस जोन एंड दिस वन जोन, ये हमारे जोन है, यहाँ पर लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा। ओके, सो लेट्स हैव another look on another diagram, this phase diagram again. Okay, phase diagram किसके बीच है, this aluminum oxide and this y axis में क्या है टेम्परेचर, x axis में क्या है दिस कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है हमारी अलॉय की है अगेन, इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। 0% में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है सिर्फ। 20% में जाके क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना है 20, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा 80। 40% में जाके क्या हो रहा है, 40% आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा 60। लास्ट में क्या होगा, 100% एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो अब ये आपके इसका फेजेस दिखा रहा है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, और ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये ऑब्जर्व हुआ है कि क्या क्या फेजेस कितने कॉम्पोजिशन में कैसे कैसे निकलते हैं। ओके, अपॉन ऑब्जर्वेशन ये लाइंस ड्रॉ हुई है और टॉप मोस्ट जो लाइन है स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए बी देन सी डी एंड ई, ये लिक्विडस लाइन है, इससे ऊपर क्या है हमारा लिक्विड ही रहेगा। ओके, अब बॉटम मोस्ट लाइन देखते हैं या फिर इसके एडजेसेंट जोन देखते हैं। ओके, अभी लिक्विड है, अभी सॉलिड, बीच का जो जोन है हमारा, यहाँ पर क्या है देखो, लिक्विड भी होगा और नीचे वाला सॉलिड होगा। या बॉटम लाइन से देखते हैं, जैसे सपोज दिस वन इज ई एफ जी एच आई जे के, ये टोटल सॉलिड है। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, तो ये किसके बीच प्रेजेंट है, अब ये जो जोन है इसकी लेफ्ट साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके राइट साइड क्या है लिक्विड, तो बीच में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस लिक्विड। अगेन जैसे ये जोन है आपका, इससे इसके ऊपर क्या है लिक्विड, और इस जोन के नीचे देखते हैं क्या क्या है, इस तरफ को देखा जाए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड 4 है, और इस तरफ को मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड करके है। सो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होगा सभी का, लिक्विड भी होगा, और ये यहाँ पर जो लिक्विड होगा और सॉलिड क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इस वाले जोन के रहेंगे, कुछ इस जोन के रहेंगे। ओके, सो हमें जस्ट ये देखना है कि लिक्विडस लाइन का है, सॉलिडस लाइन का है, और इनके दोनों का जो जोन का बीच में होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा। ओके, सो अब यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं, एज वी कैन सी डायरेक्टली हियर that phase diagram of this aluminum oxide and magnesium oxide is complex as compared to this phase diagram of this copper and nickel. Okay, copper and nickel का simple सा diagram है, but this phase diagram of aluminum oxide and magnesium oxide is not it does not look like much simpler as compared to this diagram. Okay, the reason is simple, that as I have already told you that phase diagram or cooling effect or number of phases which develops during cooling, it depends upon composition, time and components, है ना। मीन्स कि
देखो यहाँ जो फेज डायग्राम बना है एल्यूमिना ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एक कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम कंपेयर करें कॉपर और निकल का, ये सिंपल है। तो रीज़न क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि फेज डायग्राम और कूलिंग कर्व्स जो बनते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉम्पोजिशन क्या है और टाइम फैक्टर क्या है। ये तीनों फैक्टर्स के बाद ये हमारे फेजेस बनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और हम उन पे रिसर्च करते हैं। ओके, सो नाउ आई होप आपको नाउ you have got good understanding of this cooling curves, and with the help of these cooling curves we use to draw this phase diagram. तो यहाँ तक आपको लग गया होगा पता कि फेज डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, और कूलिंग कर्व क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस go to next topic, which I feel is which will help us to have better understanding of iron carbon diagram. Okay, so कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, सपोज जैसे ये पॉइंट है आपका, दिस वन पॉइंट। यहाँ क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, लिक्विड, इसके नीचे क्या है, सॉलिड। ओके, अब कई ऐसे भी होते हैं इसमें डायरेक्टली लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है। अब कई पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दो सॉलिड से एक होता है, जैसे लेट्स गो टू डायरेक्टली टू दिस आयरन कार्बन डायग्राम। ओके, as you can see from this point, but okay, now we will consider this diagram only. We will go to this diagram. Okay, so as you can see from this diagram, we have this point, this one. Above this point we have liquid phase, but below this point we have two solid phase, one is alpha and beta. यहाँ पर दो तरह के सॉलिड बन रहे हैं, एक अल्फा एक बीटा। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, अल्फा का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मे बी BCC हो, FCC हो, कुछ भी हो सकता है, बीटा का कुछ और हो, तभी हमने उनको अलग फेज दिया है, अलग अलग नाम दिए हैं। ओके, अगर वो एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता, सपोज वो BCC होता, तो वो स्टेबल होता, वो एक ही नाम होना था उसमें, बट यहाँ पर हमारे अलग अलग नाम है, अल्फा और बीटा अलग है। सो वी कैन सी हियर दैट लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू टू सॉलिड्स, एक ये पॉइंट होगा। तो इस तरह के पॉइंट को क्या कहा जाता है, व्हेन वन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू टू सॉलिड्स, दैट पॉइंट ऑफ इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। व्हेन वन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू टू सॉलिड्स, देन और वी कैन से टू सॉलिड फेजेस और वी कैन टू सॉलिड्स, then that point is called eutectic point. In the same way, पैराटैक्टिक पॉइंट क्या होता है, जब एक सॉलिड ए और एक लिक्विड एडअप होकर एक सॉलिड बनाते हैं, मीन्स सॉलिड प्लस लिक्विड combines together form a one solid. Okay, as you can see in this, ये डायग्राम है आपका, one liquid and one solid is giving you another solid. Okay, so so we have these four, this eutectic point, paratectic point, eutectoid point and paratectic point. They are most commonly used in iron carbon diagram. So we are going to focus on these four reacting points only. Okay, so eutectic point का आपको लग गया पता, liquid is converted into two solid phases, or we can say two solids, alpha plus beta. पैराटैक्टिक पॉइंट क्या होगा, एक सॉलिड प्लस लिक्विड क्या बनाता है, एक सॉलिड। फिर यूटेक्टॉइड पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पर एक सॉलिड दो सॉलिड नए बनाएगा। ओके, गामा, जैसे सपोज गामा ने क्या किया है, एक सॉलिड था, इसने क्या किया, ये दो, एक सॉलिड दो में कन्वर्ट हुआ है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। पैराटैक्टिक में क्या होगा, दो सॉलिड बन के एक सॉलिड बना रहे हैं। सो जस्ट इनको ये हम will try to find out these point in various phase diagram. So eutectic point का तो लग गया बताया मैं, liquid दो में solid convert हो रहा है, let's like this one, liquid is being converted into two solids. So this point is called eutectic point. It is also written here, eutectic. Okay, this is eutectic point. Okay, so let's try to find this paratectic point, where
one solid and one liquid is being converted into solid. Okay, one liquid one solid into one solid. Okay, दो चीज़ों से एक बन रहा है, तो एक लिक्विड है एक सॉलिड है और एक सॉलिड को बन रहा है. ओके, सो लाइक से दिस पॉइंट, ये पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट से ऊपर का एक लिक्विड है प्लस सॉलिड है और नीचे क्या आ रहा है, एक सॉलिड आ रहा है. बट यहाँ देखने वाली बात है, वैसे दो सॉलिड हैं तो हम ये हमारा एग्जैक्टली ये पैराटैक्टिक नहीं हुआ. अगर यहाँ पर एक ही होता, सपोज ये MgO ही होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता, तो हमारा क्या होना था, एक सॉलिड एक लिक्विड बन के एक सॉलिड आ रहा है, तो हमारा पैराटैक्टिक पॉइंट बन जाना था यहाँ पर. ओके, सो such type of points are will be used in iron carbon diagram. Okay, so you have to remember this eutectic point, paratectic point, eutectoid point, paratectoid point. Okay, so I think up to this point you have now you have a good understanding of these cooling curves, cooling curves, and this phase diagram. Okay, and also you have to remember, as I told you, that this phase diagram or number of phases generated during cooling, कि नंबर ऑफ फेसेस जो हमारे बनते हैं कूलिंग के टाइम, जब हमारा मेटल एक कूल होता है, नंबर ऑफ फेसेस बनते हैं, डिपेंड करता है मटेरियल पे, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या कॉम्पोजिशन है. ओके, सो और ये ऑब्जर्वेशन से होता है. ये जैसे डायग्राम बनाया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इस टेम्परेचर के बीच कॉम्पोजिशन कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये इस पर्टिकुलर अलॉय के बीच ही है. ओके, सो ये ऑब्जर्वेशन से बना है आपका, और यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ फेजेस क्या क्या बने हैं. जैसे सपोज यहाँ देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग से बन रहा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड करके अलग बन रहा है. सो ये हमारे अलग फेजेस हुए, ये अलग फेज है, ये अलग फेज है. मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि सॉलिड लिक्विड गैसेस आर नॉट द ओनली फेजेस, इट इज़ ब्रॉड टर्म. अगर आपका क्रिस्टल डिफरेंट है तब भी हम उन्हें अलग फेज ही कहेंगे. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अगेन फेज एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ अगेन डिफरेंट फेज, ऑल्दो दे आर सॉलिड्स, बट वो हमारे अलग बन गए. ओके, so let's go to our main topic, which is also the part of our syllabus, that details of iron carbon diagram. Okay, let's have this detailing of iron carbon diagram, the phases generated during cooling of iron and carbon composition. And we will also try to go into details of microstructures. Microstructure is nothing but the different phases generated during the cooling. Okay, so let's go to next topic, iron carbon diagram.